हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी हम लोग यहाँ पे 7 से लेके 16 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 6 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू नोमुरा, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। 6% जो है ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी 6% अनुमानित किया हुआ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये जीडीपी जो है वो 5.9% अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं। As per the State Bank of India research report released on the 3rd of January 2025, what was the rural poverty ratio in India for the financial year 24? 3 जनवरी 2025 को जारी भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत में ग्रामीण गरीबी अनुपात क्या था। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 4.86%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 4.86%, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है ये। ठीक, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से फिनेंशियल ईयर 2025 में 24 में जो इंडिया का रूरल पावर्टी रेशियो था वो 4.86% था। कुछ एक की फाइंडिंग्स और हम लोग जान लेते हैं इसकी, जो एक ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो रूरल पावर्टी का तो बात जो हुआ है ये रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है ना, जो इसमें पूछा गया है ना, रूरल पावर्टी रेशियो जो पूछा गया है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, रूरल पावर्टी रेशियो की अगर हम लोग बात करें, तो ये 2011-12 के दौरान कितना था? 25.7% था। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 23 में ये कितना था? 7.2% था। फिनेंशियल ईयर 24 में ये कितना हो गया? 4.86% हो गया। यही इसमें पूछा गया है। तो आप देख रहे हो ना, लगातार कम होता जा रहा है और 23 से 24 में भी कम ही हुआ है। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? रूरल पावर्टी की। अर्बन पावर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो अर्बन पावर्टी जो है वो 2011-12 के दौरान 13.7% था। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 23 के दौरान 4.6% था। फिनेंशियल ईयर 24 के दौरान 4.09%। ठीक, तो इसमें भी देखो आप लोग लगातार कमी आती आ रही है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ इसमें और क्या बताया गया था कि जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, और जो भी किसानों के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से रूरल लाइवलीहुड में इम्प्रूव हुआ है। जो ग्रामीण जनजीवन है वो इम्प्रूव हुआ है। किस किस वजह से? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होने से रूरल एरियाज़ में, किसानों के लिए फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव लेने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो ये पावर्टी लाइन होती है ना, जो गरीबी रेखा होती है ना, इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हुए हैं। क्या है? 2011-12 में जो तेंदुलकर कमेटी थी, ठीक है ना, जो तेंदुलकर कमेटी थी 2011-12 में, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से पावर्टी लाइन थ्रेश होल्ड रूरल एरियाज़ के लिए 816 रुपये था। ठीक है ना, किसके लिए था ये? रूरल एरियाज़ के लिए। ठीक, जबकि अर्बन एरियाज़ के लिए 1000 रुपये था। ठीक है ना, 1000 रुपये था किसके लिए? अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इतना कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। ये होता है गरीबी रेखा वाली जो लाइन थी। ठीक ना, तो 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से ये था। जबकि ये जो रिपोर्ट आई एसबीआई वाली जो रिपोर्ट आई हुई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया के लिए पावर्टी लाइन जो है वो 1632 रुपये, और ये जो अर्बन एरिया है, इस अर्बन एरिया के लिए जो पावर्टी लाइन है 1499 रुपये पावर्टी लाइन हो गया। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ यूपी, बिहार,
ये जो दो राज्य हैं ये लो सेविंग रेट्स वाले स्टेट्स हैं, इनका जो सेविंग रेट्स है वो लो है, कम है, यूपी और बिहार का। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूपी और बिहार से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा दूसरे राज्यों में काम वाम करने के लिए जा रहे हैं या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेन तो यहाँ पे माइग्रेशन वाला जो रीजन आएगा, क्योंकि ये जो लो सेविंग रेट्स हो रहा है ये तो माइग्रेशन इस वजह से, इसमें जो कंसीडर किया जाएगा ये वाला कंसीडर किया जाएगा कि जॉब वॉब के पर्पज से जो बाहर जा रहे हैं, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। इसके साथ साथ में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका कि नेगेटिव सेविंग रेशियो है, कितना है, -6%। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, -6% बिहार का निगेटिव सेविंग रेट्स है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कम है। और गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा का सेविंग रेट सबसे ज़्यादा है 49%, ठीक। तो गोवा का सेविंग रेट सबसे ज़्यादा 49%, बिहार का सबसे कम -6%। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये इस रिपोर्ट की कुछ एक की फाइंडिंग्स थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी, वो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को। बाकी कुछ एक डिटेल्स और हैं वो पीडीएफ में मैं डालूंगा, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़िएगा जरूर, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, which two cooperative banks are set to merge as per the Reserve Bank of India approval effective from 6th of January 2025। आरबीआई की मंजूरी के अनुसार 6 जनवरी 2025 से प्रभावी किन दो सहकारी बैंकों का विलय होने वाला है, ठीक ना। दो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और वो उनका क्या हो रहा है कि मर्जर होने वाला है, जो कि मर्जर 6 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया, ऑलरेडी मतलब मर्जर हो ही चुका है। तो वो कौन सी दो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये आप लोग जान लो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड। इन दोनों बैंकों का अभी हाल फिलहाल में मर्जर मतलब हो चुका है। जो भी प्रोसेसिंग वगैरह थोड़ी बहुत होंगी वो भी पूरी ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो एक चीज़ यहाँ पे ये जानो कि अभी आगे मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा या शायद पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया हुआ है कि कई बार ये पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया में, या फिर कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स बैंक हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा याद करना जरूरी होता है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो जब ये दो कोऑपरेटिव बैंक्स मर्ज हो जाएंगी तो उसके बाद कितने नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया में, ये पता करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। ये पता करके आप लोग कमेंट कर बताओगे अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और पेड क्लासेस में देख रहे हो तो पीडीएफ में तो मैं फिलहाल दे ही दूंगा, वहाँ से आप लोग देख ही लोगे। तब जब तक नहीं मिल रही पीडीएफ तब तक आप लोग ये पता करके बताना, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों का हिसाब किताब वही मर्जर वाला हो रहा है। अब ये जो मर्जर हो गया, इस मर्जर के बाद में जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है इसकी जो ब्रांचेज हैं, मतलब कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की सभी ब्रांचेज कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेस के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये जो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है इसमें दो बैंकों को पहले से ही मर्ज किया जा चुका है। ये जो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है इस बैंक में फाइनेंशियल ईयर 2024 में दो कोऑपरेटिव बैंक को ऑलरेडी मर्ज किया जा चुका है। और ये जो दोनों कोऑपरेटिव बैंक हैं ये महाराष्ट्र बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक हैं। पहली बैंक है मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, कौन सी है, मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड। और जो दूसरी है वो है साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड। तो ये दो बैंकें हैं और इन दो बैंकों का मर्जर जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में पहले से ही कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में किया जा चुका है। अब कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को भी मर्ज कर दिया गया। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो अब वो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानी जाएंगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें जरूरी थी। Which bank has recently received RBI approval to acquire up to 9.5% stake in AU Small Finance Bank, कोटक महिंद्रा बैंक एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किस बैंक को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% तक की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली हुई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, HDFC बैंक, ठीक। ये चीज यहाँ पे जो ध्यान रखना कि तीनों में अलग अलग हिस्सेदारी अधिग्रहण करने का ये मंजूरी मिला हुआ है। मतलब कि ये जो HDFC बैंक है ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% की हिस्सेदारी या वोटिंग राइट्स, कोटक महिंद्रा बैंक में अलग से 9.5% की हिस्सेदारी या वोटिंग राइट्स, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में अलग से 9.5% का हिस्सेदारी या फिर वोटिंग राइट्स, ठीक। तो ये चीज याद रखना कि ऐसा नहीं कि तीनों में मिला के 9.5% की हिस्सेदारी हासिल करनी, नहीं, तीनों में सेपरेटली अलग अलग से 9.5% की हिस्सेदारी
अधिग्रहित करने का मंजूरी जो है इसको मिल चुका है आरबीआई से, किसको, एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। और ये जो मंजूरी मिला हुआ है, अब ये अप्रूवल जो मिला हुआ है ये 1 साल के लिए प्रभावी है, यानी कि 2 जनवरी 2026 तक के लिए ही ये अप्रूवल प्रभावी है। इस डेट में इनको एचडीएफसी बैंक को इन तीनों में ये अपना एक्विजिशन जो है, ये अधिग्रहण जो है ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना। जितने भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, ठीक है, एमडी एंड सीईओ, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, इसके साथ साथ में कोई ऐप अगर लॉन्च किया है तो वो, अगर कोई बैंक एश्योरेंस किया है तो, अगर किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है तो, अगर कोई हैकेथॉन लॉन्च किया हुआ है इन बैंकों ने तो, ये सारी चीजें आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में इस तरीके से आप लोग रिकॉल करते हुए चला करो। तब क्या होगा कि आपको हर क्वेश्चन के साथ में चीजें याद भी होती जाएंगी और एग्जाम टाइम पे चीजें भूलेगा भी नहीं। ठीक ना, किसी भी एक क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन की नजर से मत देखा करो, हमेशा किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन खुद से भी बनाने की कोशिश किया करो। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ वो तो सफिशियंट है ही है, लेकिन आपको अपना भी दिमाग खोलना जरूरी है। सिर्फ कथा कहानी के तरीके से सुनना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट तरीके से आएगी, मैं आपको बीच बीच में जगाता रहूंगा, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, लेकिन दिमाग आपको अपना खोलना होगा। ठीक, तो ये जो चीजें बताया हूँ ये चीजें आप लोग याद रखा करो, और ये तभी याद रख पाओगे जब लगातार कंटिन्यू सेशंस में बने रहोगे, लगातार सही तरीके से एक प्रॉपर रूटीन के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में आप लोग पढ़ते रहोगे। ठीक, फिलहाल ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। विच कंट्री एज अनाउंस्ड बाय ब्राजील बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स अलायंस इन द फाइनेंशियल इन द 2025। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। ब्राजील द्वारा घोषित कौन सा देश 2025 में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्णकालीन सदस्य बना। ठीक है ना, ये मान के चलो कि 2025 के लिए ब्राजील के पास में ब्रिक्स देशों की चेयरमैनशिप है। तो ब्राजील ने भी अनाउंस किया हुआ है कि कोई एक देश है जो कि ब्राजील का 10वां फुल टाइम मेंबर बन गया है। वो तो कौन सा वो देश है ये इसमें पूछा गया है, तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ब्राजील ने इंडोनेशिया को ब्रिक्स अलायंस का 10वां फुल टाइम मेंबर होने का अनाउंसमेंट अभी हाल में किया हुआ। 2025 के लिए ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है वो ब्राजील के पास में है, ये भी याद रख लेना। और 2025 के लिए थीम क्या है ब्रिक्स के लिए, ये भी आप लोग जान लो। इनहेंसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, पीडीएफ में मिलेगा। इनहेंसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसकी थीम हो जाएगी किसकी, 2025 के लिए ब्राजील ब्रिक्स कंट्रीज की। ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। अब ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट कौन हुआ था, कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर वगैरह है कि नहीं है तो कहाँ पे है, पहले इसमें कितने देश थे, फिर बाद में कौन कौन से देश और ऐड होते गए। ठीक है, ब्रिक्स देशों का कोई अपना बैंक वैंक है कि नहीं, जैसे एडीबी वगैरह होता है, इस तरीके से क्या इन लोगों ने अपना कोई बैंक वैंक फॉर्म किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, किया हुआ है तो क्या नाम है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी पढ़ा करो, इसी तरीके से मतलब पढ़ोगे, यही सही तरीका है, तभी जाके एक ही क्वेश्चन के साथ में मैक्सिमम रिविजन आप लोग कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। Which organization announced a 3-month postponement of its rule limiting the number of lenders per borrower to 3 in January 2025? किस संगठन ने जनवरी 2025 में प्रति उधारकर्ता ऋणदाताओं की संख्या को 3 तक सीमित करने के अपने नियम को 3 महीने के लिए स्थगन करने का घोषणा की है, मतलब 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर थोड़ा सा डीप में इसके चलेंगे। ठीक, पहले थोड़ा सा इसका आंसर एक बार मैं बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में क्या है इसके पीछे की कहानी वो हम आपको बताते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क है, इसी ने अभी हाल ही में जो इसने अपना रूल बनाया हुआ था कि नंबर ऑफ लेंडर पर बारोवर जो है वो 3 होने चाहिए, इस रूल को अगले 3 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ठीक, ये इतना भी याद रखो, अभी बता रहा हूँ 3 महीने तक पोस्टपोन होकर कब क्या किसकी डेट हो जाएगी। पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। देखो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड है। आप लोगों को याद होगा कि अगस्त महीने का जो आरबीआई सर्कुलर मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, उसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। एसआरओ का
एसआरओ के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, जो पुराने बच्चे होंगे वो याद कर पा रहे होंगे, ठीक है ना, पीडीएफ में भी था और पढ़ाया भी गया था। अगस्त में ये सर्कुलर आया हुआ था सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वहाँ पे आपको बताया गया था ना। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में तो सर्कुलर की नहीं जाऊँगा, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को एक आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ करेंगे, इतनी चीज़ें बता देंगे कि आप समझ जाओ। टेक्निकल टर्म वगैरह यूज़ करने के लिए फिर अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, सेपरेट जाएंगे। अभी का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एसआरओ समझा दें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आरबीआई ने जो अगस्त में अपना फ्रेमवर्क वगैरह जारी किया हुआ था, तो आरबीआई ने ना अपना वर्क प्रेशर कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एसआरओ बनाने के लिए बोला हुआ था, ठीक है ना। मतलब कि एक सेक्टर, एसआरओ का मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, खुद से मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करना है, ठीक। तो ये एक सेक्टर के जो लोग होंगे ना, वो मिलके अपना एक एसआरओ बना लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई सा भी एक सेगमेंट ले लेते हैं, सेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस ही ले लेना, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ना, एक सेक्टर है, ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर होता है, आपको पता ही है। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लोग मिलकर आरबीआई के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें और उसको पालन भी उसका भी वो लोग करें, ठीक। तो यही होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई ने यही बोला हुआ था, और ये आरबीआई ने इसलिए बोला कि हर किसी के लिए अलग अलग से गाइडलाइन निकालना, हर किसी को मॉनिटरिंग करना, आरबीआई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। तो एक वो कॉमन जनरलाइज गाइडलाइन निकाल देगा किसी भी एक सेक्टर के लिए, और फिर उनसे बोलेगा कि भैया आप लोग इसमें जितने भी लोग आप इस इंडस्ट्री से हो या इस सेक्टर के हो, आप लोग मिलो बैठो और देखो क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कैसे उनसे निपटा जाए। उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए आप अपने खुद के नियम कानून बना लो, लेकिन आप जो भी अपने नियम कानून बनाओगे उसमें ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो गाइडलाइन आरबीआई के द्वारा दी गई है, जो गाइडलाइन मैंने दिया है, उसको पालन करते हुए आप अपने नियम कानून बना लो, और आप लोग भैया उस हिसाब से अपने सेक्टर को, अपने व्यवस्था को जो है संचालित करो। ये आरबीआई का कहने का मकसद है, और मतलब यही होते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क है, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ये जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, ये नाम से ही पता चल रहा है, और मैं बता भी दे रहा हूं कि ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एसआरओ है, ठीक है ना। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलकर एक अपना एसआरओ बनाया, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम क्या रखा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और इसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने ये रूल बनाया हुआ है। ध्यान से सुनना, आप यहां से ध्यान से सुनने का समय आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी नहीं बनेगा, क्वेश्चन मतलब ना दूसरे तरीके से भी बनेगा, तो सुनना। ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क है, एमफिन जो है, इसने ये रूल बनाया हुआ है कि पर बारोवर लेंडर की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी जाए। ये देखो इसमें दिया गया है ना, पर बारोवर लेंडर की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी जाए, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब कि एक बारोवर 3 लेंडर से ही लोन वगैरह ले सकता है, ठीक, 4 से नहीं, ठीक ना। पर बारोवर लेंडर की संख्या, इसमें देखो क्या बोला गया है, रूल द लिमिटिंग द नंबर ऑफ लेंडर पर बारोवर, ठीक ना। पर बार सॉरी यार, एक सेकंड, हाँ, पर बारोवर जो लेंडर की संख्या है उसको 4 से घटाकर 3 कर दिया जाए। ये रूल जो है इसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने बनाया हुआ है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 ही लेंडर से लोन ले सकता है, 4 से नहीं ले सकता, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिस्क कम हुआ ना भाई। मैं 4 लोगों से पैसा ले लिया, डूबने का अगर डूबा तो चारों का डूबेगा, मैं 3 ही से ले रहा हूं तो कम से कम एक तो सेफ रहेगा ना। इस तरीके से समझो, जनरलाइज, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ही चीज समझो आप लोग कि पर बारोवर 3 ही लेंडर से हो सकते हैं, 4 नहीं, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक। तो ये जो रूल बनाया हुआ है कि पर बारोवर, ये जो रूल बनाया हुआ है कि नंबर ऑफ लेंडर पर बारोवर 3 होने चाहिए, 4 नहीं। इसी रूल को इंप्लीमेंट करने की जो डेडलाइन थी वो 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, और 3 महीने के लिए बढ़ाने के बाद में अब ये डेडलाइन, नई डेडलाइन जो हो गई 1 अप्रैल 2025 हो गई है। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, ये डेट भी आप लोग याद रखना, 1 अप्रैल 2025 वाली, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 कर दिया गया। पहले ये जो था 1 जनवरी 2025 था, अब जनवरी से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक, ये चीज आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क है, इसने क्या किया हुआ था कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, इसने कुछ एक और रूल बनाए हुए हैं। तो वो जो रूल बनाए हुए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है,
पीडीएफ में मैं डालूंगा, हालांकि वहां से एक बार आप लोग देख लेना, वीडियो क्लास में कंसीडर करने जैसा नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। पीडीएफ में बाकी आप लोग मतलब देख लेना। इस क्वेश्चन का जो मेन मोटो था, पहली चीज तो ये समझाना कि एसआरओ क्या है, आरबीआई सर्कुलर कैसे कैसे क्या अगस्त में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फिर क्या ये नई डेडलाइन आई हुई है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पीडीएफ एक बार आप पढ़ोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो, ठीक है ना। व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज पर द लेटेस्ट इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट बाय द एसबीआई। एसबीआई की नवीनतम इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 6.3%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6.3% ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मतलब कि एसबीआई को रैप की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान है, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। दोनों चीजें याद रखना। फ्रॉम द 1st of January 2025, how often the lenders required to update borrowers credit information with credit bureaus as per the new RBI mandate? क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2025 से नए आरबीआई जनादेश के अनुसार, मतलब आरबीआई के नए रूल के अनुसार, ऋणदाताओं को कितनी बार उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के साथ अपडेट करने की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये भी आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड है, ठीक ना, ये भी आरबीआई की सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये भी जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी अगस्त 2024 में ही आया था, ठीक है ना। अब ये प्रभावी हो गया है, अगस्त 2000 में सर्कुलर आया हुआ था और ये भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया, तो इसलिए फिर से क्वेश्चन में फ्रेम हो गया है। तो पहली चीज तो सर्कुलर का एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। सर्कुलर प्रभावी हो गया है 1 जनवरी 2025 से, ये भी जान लेना आप लोग, ठीक। तो अगस्त 2024 में जो सर्कुलर आया था, जो कि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया, इस सर्कुलर के प्रभावी हो जाने के बाद में सभी लेंडर को, लेंडर मतलब उधार देने वाले इंस्टीट्यूशंस, बैंक, एनबीएफसी जो भी होती हैं, ठीक है ना, सभी लेंडर्स को बारोवर्स की जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिट ब्यूरोज के साथ प्रत्येक 15 दिन में शेयर करनी होगी। एवरी 15 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रख लेना, एवरी 15 डेज, ठीक है ना। ये मतलब यही पूछा जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को, कि सभी लेंडर को बारोवर्स की जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिट ब्यूरोज के साथ में प्रत्येक 15 दिन में शेयर करनी होगी। और पहले ये जो रिपोर्टिंग होती थी ये मंथली बेसिस पर होती थी, पहले ये रिपोर्टिंग क्या होती थी, मंथली बेसिस पर होती थी। अब इसका टाइम जो है, डेडलाइन जो है उसको घटा दिया गया, 15 डेज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक। क्रेडिट इंफॉर्मेशन हर 15 दिन में शेयर करने से फायदा क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो एनपीए वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, आप लोग जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, और कई बार लोन डिफॉल्ट वगैरह हो जाते हैं। तो जब क्रेडिट इंफॉर्मेशन हर 15 दिन में शेयर होगी बोरोवर्स से, तो जैसे कि जो भी लेंडर्स हैं वो क्रेडिट ब्यूरोज को हर 15 दिन में जो है क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। तो जब क्रेडिट इंफॉर्मेशन उनके द्वारा, लेंडर के द्वारा शेयर की जाएगी, तो जो बारोवर की रिपेमेंट हिस्ट्री है कि बारोवर टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बारोवर डिफॉल्ट तो नहीं हो गया है कि नहीं, या फिर उसकी और दूसरी जो क्रेडिट एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली से पता चल पाएंगी। अब वो जब ज्यादा फ्रिक्वेंटली से पता चल पाएंगी तो इससे लोन वगैरह जो है डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, एनपीए कम हो जाएंगे, रिस्क को मैनेज किया जा सकेगा, पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग वगैरह की जा सकेगी, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसका कुल मिला के मकसद है। ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज, एवरी 15 डेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Who were appointed as governing council member of the National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited by the Ministry of Finance? वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी, चल्ला श्रीनिवासन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और उदय कोटक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक ना। कुछ भी यार इनको प्रोनाउंसिएट कर लो, CS शेट्टी जी वही SBI वाले जो हैं, ठीक है ना, और उदय कोटक जी वही कोटक महिंद्रा बैंक वाले जो हैं। तो ये दोनों लोगों को क्या किया गया है, इन दोनों लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा NIIFTL के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाया गया है, ठीक है ना। अब काउंसिल मेंबर के रूप में ये जो शेट्टी जी हैं ये दिनेश कुमार खारा जी को रिप्लेस कर रहे हैं, DK खारा जी जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे। और ये जो कोटक जी हैं, उदय कोटक जी,
ये टी.वी. मोहनदास पाई को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों लोग रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड की। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है ना। ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि दिसंबर 2015 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बूस्ट करना है, ठीक है। और बेसिकली ये जो कंपनी है ये 6 सदस्यीय काउंसिल के द्वारा मैनेज की जाती है, ठीक। अभी देखो ना, 2 लोगों को इस गवर्निंग काउंसिल में ऐड किया गया है ना। तो ये जो NIAFTL है, ये 6 मेंबर वाली एक काउंसिल के द्वारा मैनेज की जाती है, और ये जो 6 मेंबर की काउंसिल होती है ये फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। किसके द्वारा हेड की जाती है, फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जो है वो फिनेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण जी एक इसकी मेंबर हो गई, 2 मेंबर और यहाँ पर बता दिया गया, CS शेट्टी और उदय कोटक। बाकी 3 मेंबर और हैं, वो नाम जरूरी नहीं, PDF में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द लोन अमाउंट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंस वेल बीइंग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस, एमपावर। मेघालय बहुक्षेत्रीय किशोर कल्याण सशक्तिकरण और लचीलापन परियोजना एमपावर के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि क्या है। क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया है। किसके लिए लोन दिया गया है, तो ये भी नाम आप लोग याद कर लेना, एमपावर। एमपावर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंस वेल बीइंग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस। तो अगर एम्पावर भी लिखा है तब भी आप ये समझ लेना, ठीक है ना। लोन कितने का है, 35 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट नेम आप लोग याद रख लेना, ये चीज ना, मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंस वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलिएंट, ये प्रोजेक्ट नेम याद कर लेना। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, 35 मिलियन USD का लोन दिया गया है, ये भी आप लोग याद कर लेना। ये जो लोन है वो IBRD के द्वारा दिया गया है। IBRD क्या है, ये वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म है। वर्ल्ड बैंक को अगर लोन देना होता है तो ज़्यादातर वो IBRD के द्वारा दिलाती है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये IBRD का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये लोन जो है 15 सालों के लिए दिया गया है, 15 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। अगर 15 साल में लोन नहीं चुकाया जा सकता तो 5 साल का और समय दिया जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना इसके साथ, मतलब इस क्वेश्चन का के बारे में। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, यानी कि ये जो एमपावर प्रोजेक्ट है, ये जो एमपावर प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 45 मिलियन USD का है। इस 45 मिलियन USD में से 35 मिलियन USD जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दे दिया गया, आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी जो 10 मिलियन USD पेंडिंग रह रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। इस प्रोजेक्ट के तहत में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो भी बच्चे हैं उनका जो एकेडमिक रिजल्ट है उनको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। कुल मिला के एकेडमिक के क्षेत्र में इसके तहत में काम किया जाएगा। Which bank partnered with Bajaj Broking to launch a 3-in-1 account solution combining banking, broking and investment services? किस बैंक ने बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश सेवाओं को मिलाकर 3-in-1 अकाउंट समाधान लॉन्च करने के लिए बजाज ब्रोकिंग के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीधे सीधे इसमें इतना ही पढ़ना और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पार्टनर्ड विद व्हिच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च ए थर्ड कोहॉर्ट ऑफ द स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 कार्यक्रम के तीसरे समूह को लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ में भागीदारी की हुई है? ये इसमें पूछा गया है। अहमदाबाद कहाँ पे आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। IIM अहमदाबाद के साथ में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि टेक स्प्रिंट स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम का थर्ड कोहॉर्ट जो है मतलब ये लॉन्च किया जा सके, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और जानते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने IIM अहमदाबाद का जो स्टार्टअप विंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? IIMA वेंचर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो IIMA वेंचर्स है ये क्या है? ये IIM अहमदाबाद का स्टार्टअप विंग है।
तो इसी के साथ में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने भी क्या किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है। किसके लिए? सोनारी टेक स्प्रिंट प्रोग्राम के लिए, ठीक ना। सोनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम के थर्ड कोहॉर्ट को लॉन्च करने के लिए। ये प्रोग्राम जो है वो वुमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप्स को अपने बिजनेसेस को बढ़ाने में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। Which insurance company partnered with PhonePe to launch exclusive insurance coverage for travelers attending the Mahakumbh Mela in Prayagraj, Uttar Pradesh from the 13th of January to 26th of January 2025। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। और इसी कुंभ मेला में जो ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए किस कंपनी ने फोन पे के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और फोन पे ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि कुंभ मेला जाने वाले ट्रेवलर्स के लिए इंक्लूसिव इंश्योरेंस कवरेज वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। दो टाइप के कवरेज प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला किया जाएगा जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, उनके लिए 59 रुपीज़ पर पर्सन का इंश्योरेंस कवर रहेगा, ठीक है ना। जो लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट से जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो है वो 99 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा, ठीक। बस इतना ही जाना, बाकी और डिटेल में जरूरत नहीं है, हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है यार, एग्जाम क्लियर करना है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेटेड दैट ऑल auctions for the sale of assets under the liquidation process must be conducted exclusively on the EBKRA auction platform from which date? Question is the important। स्पीड कम ज़्यादा लग रही होगी, और अगर आप लोग ऐप में देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस में भी देख रहे हैं, तो अपने हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा कर लिया करिए आप लोग, ठीक है ना। देखो, IBBI ने ये अनिवार्य किया है कि परिसमापन प्रक्रिया के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सभी नीलामी किस तारीख से विशेष रूप से EBKR के नीलामी प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जानी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हो क्या रहा है कि जो IBBI है ना, इसने एक चीज भी मैंडेटरी कर दिया है, और ये मैंडेटरी ये किया है कि जो भी ऑक्शंस होंगे, ठीक ना, जो भी एसेट लिक्विडेशन प्रोसेस में होगी और उसको सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए जो भी ऑक्शंस होंगे, उन ऑक्शंस को अब EBKRA ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए ही करना होगा। और ये किस डेट से प्रभावी होगा, यही इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2025 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2025। देखो थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये अनिवार्य कर दिया है, सुनना आप लोग इस लाइन को। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग IBBI भी बोलते हैं, इसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत सभी एसेट 1 अप्रैल 2025 से EBKRA प्लेटफॉर्म के जरिए ही होंगे, उसी के जरिए ही ऑक्शन किया जाएगा, ठीक। इससे लिक्विडेशन केस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिकवरी रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, और ऑक्शन का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई किया जा सकेगा, वो आसान किया जा सकेगा, वो आसान हो जाएगा, ठीक। ये चीज आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ IBBI ने सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को 31 मार्च 2025 तक लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत चल रहे सभी अनसोल्ड मतलब जो बिके नहीं है, ठीक है ना, लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत में चल रहे सभी अनसोल्ड एसेट्स को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए कहा है, ठीक। EBKRA प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2025 तक सभी ऐसे एसेट्स को लिस्ट करने के लिए बोला है IBBI ने सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। 31 मार्च तक वो लिस्ट कर देंगे, तो आगे 1 अप्रैल 2025 से फिर जितने भी ऑक्शंस वगैरह होंगे वो फिर EBKRA प्लेटफॉर्म से होंगे। थोड़ा सा जानते हैं EBKRA प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है ना। देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को 2019 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है बैंकों और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच, या फिर ये बोलें कि ये जो EBKRA प्लेटफॉर्म है, ये बैंकों और जो दूसरे अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। इनको यानी कि बैंकों को या फिर दूसरे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर कुछ अपना बेचना है, कुछ अपना एसेट्स को सेल करना है जो लिक्विडेशन प्रोसेस में चल रहे होते हैं उस दौरान,
तो वो एक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, तो वो जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है वो वही है। ई बिकेरे जो है वो मतलब यही ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रॉपर्टी वगैरह की लिस्टिंग एंड ऑल कर दी जाती है, फिर उनका ऑक्शन वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से डिजिटल ऑक्शन के जरिए एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह की जो होती है उसकी रिकवरी वगैरह की जाती है। ये सारा काम इसका होता है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। और ये जो ईबी के रे प्लेटफॉर्म है ना, अभी इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई है। रीब्रांडिंग करने का मतलब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है ना। क्या नाम रखा गया है? बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, और शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे बैंकनेट, ठीक है ना, बैंकेट, ठीक। बैंकेट जो है शॉर्ट में भी इसको बोलेंगे, डबल ए ही यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। और एक डाटा भी आईबीबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। इस आईबीबीआई के द्वारा जो डाटा रिलीज किया गया है, इसके हिसाब से 210 एसेट्स को अभी ईबी के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जा चुका है अभी तक, और टोटल 50 का, यानी कि इन 210 में से टोटल 50 एसेट्स का या तो ऑक्शन कर दिया गया है, कंडक्ट किया जा चुका है, या तो फिर वो शेड्यूल किया गया है। What position did India secure globally in terms of funding received in the fintech segment according to the annual India Fintech Report 2024 by Traction Technologies Limited? ठीक है, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वार्षिक भारत फिनटेक रिपोर्ट 2024 के अनुसार फिनटेक सेगमेंट में प्राप्त फंडिंग के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। थर्ड इसका रैंकिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रैक्शन जो है, ये जो ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ये बेंगलुरु बेस्ड ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, और इसी ने भी हाल ही में एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया हुआ है, रिलीज किया हुआ है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है फिनटेक सेगमेंट में फंडिंग रिसीव करने के मामले में थर्ड रैंक पर है। फिनटेक सेगमेंट में जो इंडिया को फंड मिल रहा है उस मामले में इंडिया थर्ड रैंक पर है, जबकि 2024 में फिनटेक सेगमेंट में जो फंडिंग प्राप्त की गई है उसमें 30% की ईयर ऑन ईयर बेस पर कमी आई हुई है। यानी कि 2023 में जो फिनटेक सेक्टर में इंडिया को फंडिंग प्राप्त हुई थी वो 2.8 बिलियन यूएसडी की हुई थी, और 2024 में ये जो फिनटेक सेक्टर में इंडिया को फंडिंग प्राप्त हुई है वो 1.9 बिलियन यूएसडी की हुई है। 23 के कंपेरिजन में 24 में कमी आई हुई है, लेकिन तब भी जो है मतलब थर्ड नंबर पर है इंडिया, ठीक है ना। और ये जो कमी आई हुई है 30% की है, 33% की ईयर ऑन ईयर आई है। ये कमी आने के बाद में भी फिनटेक सेक्टर में फंडिंग रिसीव करने के मामले में इंडिया थर्ड रैंक पर है, ये मतलब याद रख लेना, ठीक है ना। और इसी रिपोर्ट में 3 इंडियन शहर ऐसे हैं जिन्होंने फिनटेक फंडिंग हब के रूप में अपनी जगह बनाई हुई है। मतलब कि 3 ऐसे शहर हैं जो कि फिनटेक फंडिंग हब के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहले नंबर पर बेंगलुरु आता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर मुंबई आता है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे दिल्ली आता है, ठीक। तो ये तीनों नाम भी आप लोग याद करना। बाकी कुछ एक डेटा इससे संबंधित और है, पीडीएफ में दूंगा, वहां से आप लोग पढ़िएगा। जरूरी नहीं थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल पीडीएफ में मैं इसको दे दूंगा, तो एक बार आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च्ड बाय द आईडीबीआई बैंक फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 80 ईयर्स एंड अबव। 80 साल या उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों के लिए आईडीबीआई द्वारा शुरू की गई एफडी स्कीम का नाम क्या है, इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आईडीबीआई चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन स्कीम, एफडी। बस इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। एफडी स्कीम के क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, नहीं जानने की जरूरत है, पूछा ही नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा मतलब लगा कि न्यूज़ है करंट बैंकिंग से संबंधित तो पढ़ लिया मैंने। बताना कि जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतना एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें वन लाइनर की जरूरत होगी उसको वन लाइनर के फॉर्म में करा दिया जाएगा, जिसमें लगेगा कि अलग से एक सेपरेट क्लास लेनी है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी सर्कुलर के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर क्लास ली जाएगी, ठीक ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें जरूरी होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है व्हाट इज द थीम ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-2025। पंजाब नेशनल बैंक के पहले साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-2025 का थीम क्या है, विषय क्या है, इसमें पूछा गया है। कोड अगेंस्ट मालवेयर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कोड अगेंस्ट मालवेयर इज द राइट आंसर, ठीक। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी अपना पहला साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-2025 आयोजित किया, और इसका जो थीम है वो है कोड अगेंस्ट मालवेयर। इंपॉर्टेंट है, सुन लेना इसको, ठीक है। इस हैकाथॉन के तहत में जो मालवेयर थ्रेट्स है इससे बचने के उपायों पर काम किया जाएगा,
ठीक है। पूरे इंडिया से इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और जो भी एकेडमिक के लोग हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, इसी ने एक डायरेक्शन जारी किया हुआ था और डायरेक्शन जारी करके ये कहा था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको साल भर में कम से कम एक हैकाथॉन तो कराना ही है। ठीक ना, पीएसबीज को एनुअल बेसिस पर एक हैकाथॉन कम से कम कराना ही है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने ये हैकाथॉन जो है वो करा रहा है और ये हैकाथॉन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही हो रहा है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये हैकाथॉन हो रहा है। ये हैकाथॉन 5-6 पॉइंट है जिन पे फोकस करेगा। ठीक है ना भाई, जब कोई हैकाथॉन होता है तो उसमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिया जाता है, समस्या का समाधान लिया जाता है, लोगों के आइडियाज़ लिए जाते हैं, देखे जाते हैं कि कैसे कैसे किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो हैकाथॉन है ये बेसिकली इसमें 5-6 चीज़ों को टारगेट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। कौन कौन सी है? पहला है अटैक सरफेस मैनेजमेंट, दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस टूल, तीसरा है रैंसमवेयर रेजिलियंस सॉल्यूशन, चौथा है रियल टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन, पांचवा है एआई पावर्ड मेलवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल। ये 5 एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस किया जाएगा इस हैकाथॉन में। और जो इस हैकाथॉन का विनर होगा उसको 11 लाख रुपए जो है एज ए प्राइज मनी के रूप में मिलेगा और उसके आइडिया को जो है पीएनबी बैंक के अंदर इंप्लीमेंट करने का भी मौका मिलेगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। 16 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी और उस क्लास में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।